So guys, hello and welcome to the lecture of rotational dynamics. So this is the most awaited chapter so far. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं सबसे पहले। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन और अ पार्टिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज dm r square integral where r is the perpendicular distance of that infinitesimal element from the axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने देख लिया क्या होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिंपल सी डेफिनेशन का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, राइट? क्योंकि आगे जाके अपन किसी भी चीज को रोटेट करते हैं तो अपन को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिस्क बनाई है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपन को निकालना है। तो ये मैं आपको टू डायमेंशनल एलिमेंट्स में पढ़ा चुका हूँ कि 2D पोलर एरिया में डी ए की वैल्यू कितनी होती है, आर डी थीटा इंटू डी आर। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो सिग्मा इसकी आप सरफेस मास डेंसिटी अज्यूम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपन बोलेंगे कि डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। दिस इज आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट एरिया में आने वाला मास इतना है तो आर डी थीटा डी आर एरिया में आने वाला इतना मास होगा मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर। तो ये अपनी एक्सिस है। इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना आर, तो इसका स्क्वायर हो गया। दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। तो आई की जो वैल्यू होगी, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, सो इंटीग्रेटिंग 2 टाइम्स आर क्यूब डी थीटा इंटू डी आर। डी थीटा की लिमिट 0 से लेके 2 पाई, डी आर की लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है ना। अब इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं आई थिंक सो, बट एनीवेज आर सबसे पहले अपन को डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ट्रीटिंग आर एज कांस्टेंट, तो दैट बिकम्स 2 पाई। तो 2 पाई अपने पास में एज इट इज आ चुका है, राइट। सो वन सेकेंड। तो अपन बात कर रहे थे डी थीटा का इंटीग्रल हो चुका है, थीटा लिमिट्स लगाई 0 से 2 पाई तो बन गया 2 पाई। आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, आर की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट्स लगाएंगे तो बच जाएगा कैपिटल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। और कैपिटल एम की वैल्यू डालेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये तो डिस्क की बात हो गई। और एक बात कर लेते हैं, जैसे सिंपलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसका होता है, एक रॉड का होता है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बताओ। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल टू एम मास फैला हुआ है एल लेंथ में, तो डी एक्स लेंथ में इतना मास होगा। और हर एक एलिमेंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे इसको माइनस एल बाय 2 से लेके प्लस एल बाय 2 तक। तो ये जो इंटीग्रल है ये कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12, राइट। अब बात करते हैं अपन एक सॉलिड स्फीयर। तो एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को कैलकुलेट करना है। तो 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स में पढ़ा चुका हूँ आपको कि मतलब कैसे एप्लीकेशन कैसे होता है उनका 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स का। बट फिर भी एक बार यहाँ पे वापस एक छोटा सा अपन देख लेते हैं ग्लिम्स। तो डीवी जो एलिमेंट होता है अपना 3D में, सो दिस इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव इंटू डी थीटा इंटू डी आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीवी। तो रो डीवी की वैल्यू क्या होगी, डीएम, राइट। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इंटीग्रेटिंग 3 टाइम्स व्हाट, डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, आर साइन थीटा। सो दिस इज आर परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई के रेस्पेक्ट में। तो डी फाई के रेस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके 2 पाई। वहां पे डी थीटा के रेस्पेक्ट में आया तो एक रिंग मिल गई थी अपन को। यहाँ पे डी फाई के रेस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो एक रिंग मिल जाएगी अपने को। फिर सारी रिंग्स को अपन इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके थीटा तक, मतलब 0 से लेके पाई तक। तो अपने को पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक स्फेरिकल शेल मिल जाएगा। सारी स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो अपने को क्या मिल जाएगा, पूरे सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डी फाई के बाद में मैंने इंटीग्रेट किया डी थीटा को, फिर मैंने लास्ट में इंटीग्रेट किया डी आर को। तो इस इंटीग्रल को निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले, राइट। तो देखो सबसे पहले आर क्यूब सॉरी आर की पावर 4 को एज इट इज रहने दो आप, है ना। और साइन क्यूब थीटा ये भी एज इट इज है। डी फाई का इंटीग्रेशन हो चुका है फाई, लिमिट्स लगाएंगे 0 से 2 पाई, तो दिस शुड बिकम 2 पाई, राइट।
अब डी थीटा के रेस्पेक्ट में अपन को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई तक, और फिर डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके कैपिटल आर तक। नाउ एक चीज मैं बताता हूँ आपको, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a वेयर a is a constant can be written as integral from 0 to a f x plus f of 2a minus x. Now we need to evaluate the value of sine cube theta d theta, integral from 0 to pi, right? So this is equal to 2 times pi by 2. So the value of a is pi by 2. So this can be written as the integral from 0 to pi by 2. So fx is sine cube theta and f of 2a minus x. So the value of 2a is pi. So this becomes sine cube of 2a is the value, 2a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। और इसका क्यूब अपन कर ही चुके हैं, ये क्यूब है, यहाँ पे लगाओ डी थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, सो साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना अपन को 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो फाइनली ये जो चीज़ है इवेल्युएट होकर कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इसकी वैल्यू अपन सब जानते हैं कितनी होती है, 2/3, राइट। सो 2 टाइम्स 2/3 कितना हो चुका है, 4/3। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो चुकी है 4/3। तो अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे, अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया अपन ने, डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू मिलेगी, तो देखिए अपन क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, रो नहीं लगाया ना अपन ने, राइट, तो रो लगा देते हैं एक, ठीक है। तो वो डीएम बन जाएगा। तो रो तो वैसे भी कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेना है अपन को। 2 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, जो कि फाई को इंटीग्रेट करके आया था, डी फाई को इंटीग्रेट करके आया था। सो रो मल्टीप्लाइड बाय 2 फाई। नाउ साइन क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई इज इक्वल टू 4/3। केवल इंटीग्रल बचता है अब आर की पावर 4 डी आर का 0 से लेके कैपिटल आर तक। सो दिस इज कैपिटल आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। इतना हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या चीज यूज कर सकते हैं, एक पूरा जो सॉलिड अपना स्फेयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये उसका टोटल वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास मिलेगा। तो पाई आर क्यूब इंटू रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3m/4। इसकी वैल्यू आ चुकी है 3m/4। तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी रो इंटू, अच्छा रो पाई आर क्यूब की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो रो पाई आर क्यूब को मैंने अलग से लिख लिया। 2 4 जा 8/3 मल्टीप्लाइड बाय, तो 2 4 जा 8/15 हो चुका है ये, राइट। सो दिस इज 8/15 एंड आर की पावर 5 था जिसमें से आर की पावर 3 को अपन ले चुके हैं, तो बचता है अपने पास आर की पावर 2, राइट। और इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं अपन 3 कैपिटल M/4। सो 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स mr² डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो ज्यादातर अपना जो कोर्स है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे ही बेस्ड है। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब आगे जाके अपन को कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए अपन को कुछ थ्योरम्स पढ़नी पड़ती है। पहली थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें अपन, तो मेरे पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ से एक एक्सिस पास करती है। सो दिस एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं किसी भी डी डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक और एक्सिस ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट्स से दिस एक्सिस इज आई एंड दिस एक्सिस इज ICOM। तो एक थ्योरम है जिसका नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, विच स्टेट्स I इज इक्वल टू ICOM प्लस कैपिटल M टाइम्स D स्क्वायर। इसको प्रूव करना है अपन को। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के भी 2 तरीके अपने पास। पहला तरीका क्या है कि ये जो एक्सिस है, मैंने बोला सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली है Z एक्सिस, तो दिस एक्सिस इज आल्सो पैरेलल टू Z एक्सिस। और कोई सी भी अगर Z एक्सिस है एंड इफ दैट एक्सिस इज पैरेलल टू Z एक्सिस, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स फिक्स होंगे। तो x कोऑर्डिनेट को मैं बोलता हूँ x0 और y कोऑर्डिनेट को मैं बोलता हूँ y0। अब मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मैंने यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट लिया है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपन, राइट। कोई सा भी मैंने पॉइंट लिया है जिसका मास कितना है dm है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x, y। तो अपन को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एलिमेंट में और इस एक्सिस में, राइट। तो इस एक्सिस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करता हूं, इस एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट अज्यूम करता हूं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज x0, y0,
ठीक है। एंड इसका 3D में बात करें अपन एक्स वाई जेड, आप इसके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, तो इसके भी होंगे एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड। ठीक है, नॉट जेड नॉट, इट इज जेड, क्योंकि ये जेड एक्सिस है, इस पे एक ही कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, दैट इज द जेड कोऑर्डिनेट। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। देखो वापस बताता हूँ, ये जो रेड वाली एक्सिस है दैट इज द जनरल एक्सिस, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है किसी भी पॉइंट के वो क्या होंगे, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड। ओनली कोऑर्डिनेट दैट इज वेरिंग ऑन दिस एक्सिस इज जेड। और इस वाली एक्सिस पे ये जो एक्सिस है ये तो खुद ही जेड एक्सिस है, और मैंने कोई भी पॉइंट अज्यूम किया है उसके 3D में कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, और इसका मास कितना है डीएम। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो दिस शुड बिकम एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर परपेंडिकुलर। सो डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, राइट। इसे इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो अब देखो यहाँ पे जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएम इसका इंटीग्रल प्लस अपन ने क्या किया, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, सो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, राइट, इंटू डीएम, इसका फर्दर इंटीग्रल करना है अपन को, प्लस या तो माइनस लिखना पड़ेगा अपन को, है ना। तो माइनस 2x नॉट इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम माइनस 2y नॉट इंटीग्रल ऑफ y dm। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है कि इंटीग्रल एक्स डी एम एंड इंटीग्रल y dm आर जीरो, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज लोकेटेड एट द पॉइंट 0,0,0 विच इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो इसका गिवन ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास 0,0,0 पे सिचुएटेड है, तो एनी जनरल पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट हैज कोऑर्डिनेट्स x, y, z, और पैरेलल एक्सिस जो है उसके कोऑर्डिनेट होंगे x नॉट वाई नॉट z, क्योंकि किसी भी z एक्सिस पे, मतलब किसी भी z एक्सिस पे हरदम x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो। और एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू z एक्सिस, तो इस पे x और y कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट होंगे, दैट इज x नॉट एंड y नॉट, और z एक्सिस z कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, तो उस हिसाब से ये भी z है। तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस, और यहाँ सब्स्टिट्यूट किया अपन ने। अब अपन क्या कह रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, and similarly we can see that integral y dm is equal to 0। तो ये चीज जीरो होती है, ये चीज जीरो होती है बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के हिसाब से ये दोनों चीजें जीरो होगी, एंड दिस थिंग इज व्हाट अपन ने डी डिस्टेंस अज्यूम किया है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर, राइट। डीएम का इंटीग्रल करना रहेगा अपने को बस, तो आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, right? So this is the moment of inertia of any infinitesimal element about the center of mass axis। इस वाले पॉइंट का इस वाले सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से, तो सेंटर ऑफ मास पे अपन देखें तो कोई भी मैंने पॉइंट लिया तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, केवल जेड कोऑर्डिनेट होगा। अब क्योंकि इनका जेड कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, सो कितना आ गया अपने पास में, ये डीएम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो दिस वाज मेथड 1। एक मेथड और है अपने पास में, वो भी सिंपल सा, ये यही चीज अप्लाई करते हैं, पर ये मैंने मोर जनरल, मतलब ज्यादा जनरल हिसाब से ये मैंने प्रूव किया है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दीज लेक्चर्स। अब देखो एक लास्ट चीज बचती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें है जो अपने को बहुत परेशान करने वाली, वो चीज है कि द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो केवल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या कहते हैं अपन, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये थ्योरम भी खत्म। तो इन थ्योरम का क्या क्या एप्लीकेशन है अपने एडवांस्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज में, वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर्स में। और बहुत ही खतरनाक वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जैसे कोन अबाउट अ स्लैंटेड एक्सिस, ये हो गया। होलो स्फीयर का अपन को क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट इंटीग्रेशन। लोग इंटीग्रेट करने बैठ जाते हैं, वहां भी इंटीग्रेशन करो सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, वो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ताकि देखो कितने 1, 2 और 3 स्टेप में तो आंसर ही आ गया अपना, राइट। तो पोलर कोऑर्डिनेट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं मेरे हिसाब से, और इसमें ज्यादा जनरली अपन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर्स में। सो टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।